गुड इवनिंग अर्चना, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे, मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था जो है सिंपल सा इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे थे ना। देखिए मोल्स क्या होता है, इस पर हम लोगों ने बड़े आइडियाज देखे। मेरी वॉइस आ रही है आप लोग तक? कोई दिक्कत है किसी को? मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग सुनाई दे रहा है? ओके ओके, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है यहाँ से हम अगर देखें तो हम यहाँ से बात करेंगे सिंपल से इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे थे। तो इक्विवेलेंट वेट में जो है हमने एसिड का इक्विवेलेंट वेट देख लिया था ना। जैसे हम लोग बात करते हैं बेस का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, बेस का इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे। तो एक बात तो कंफर्म है, बेस क्या होते हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल दो कंपाउंड जो है विच फर्निशेस OH इन एक्वस सॉल्यूशन है ना, इज नोन एज बेस, ठीक है। तो वो कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में जो OH निकालते हैं उन्हें बेस कहते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे हम लोग लेते हैं या फिर हम लोग ये तो आर्गेनिक थ्योरी बेसिस पे हो गया, हम लोग ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बेसिस पे भी कमेंट्स कर सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है HN एक्सेप्ट करते हैं ना, HN एक्सेप्ट करेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। और जो HN रिलीज करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। और इसी तरह लुईस एसिड और बेस का भी फंडा कर सकते हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर इज द बेस, है ना, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें बेस कहते हैं। तो देखिए बेस की अगर बात की जाए, बहुत ध्यान समझिएगा। तो जैसे इक्विवेलेंट वेट की हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस अपॉन जो है एसिडिटी ऑफ बेस, है ना, एसिडिटी ऑफ बेस, है ना। तो यहाँ से जो है हम लोग इस तरह निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को मैं पहले बता चुका हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं E इक्वल टू M क्या मॉलिक्यूलर वेट है, और एन डैश क्या है, ये बेसिसिटी सॉरी एसिडिटी ऑफ बेस, है ना, एसिडिटी ऑफ बेस है। तो ये एसिडिटी होती क्या है ना, एसिडिटी जो है हम अगर बात करें तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, है ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, OH ग्रुप्स, जितने OH ग्रुप रिप्लेस होते हैं जनरली उसको हम यहाँ से हम बोलते हैं एसिडिटी, है ना, या फिर नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटेड टू एसिड्स, है ना, इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हम अगर बात करें, हमने लिया NaOH, समझिएगा NaOH अगर देखेंगे तो OH कितना 1 है, इसकी जो एसिडिटी है 1 है। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे ना तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 23, 16, 17, तो ये हो गया 40, है ना, 40/1, ठीक है। एसिडिटी इसकी कितनी 1 है तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, है ना। जैसे हम लोग ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें देखिए OH कितने हैं 2 हैं। तो इसमें हम अगर बात करें तो एसिडिटी कितनी होगी 2 हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में अगर एसिडिटी 2 है तो इक्विवेलेंट वेट जो है आप देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालेंगे 34 + 40 74, है ना। तो कैल्शियम का 40 होता है और ऑक्सीजन का 16 + 1 17, 17 का डबल 34, 34 + 40 74/2, ठीक है। तो ये हो गया 37, डिवाइड करेंगे 37 में, रटा नहीं, कैलकुलेशन में कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 37। तो ऐसे ही हम लोग जो है निकाल सकते हैं, जैसे Al है ना, OH का होल ट्वाइस, है ना, ये कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एसिड के लिए, वैसे बेस की बात कर रहा हूँ ना। ये जो 3 है इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट है 27 + 51, 27 + 51 कह सकते हैं 8 और 7, है ना, 78 अपॉन 3 26 आ गया ना। तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकला 26, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये देख लीजिएगा मॉलिक्यूलर वेट सही निकाला ना, 51 + 27, ठीक है, 78/3 है ना, 26 अगर रिएक्शन फॉर्म में दिया हो।
देखिए अगर रिएक्शन फॉर्म में दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने लिया यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, समझिएगा बेस है, लेकिन रिएक्शन हमने एसिड से करा दिया HCl से, तो हमें मालूम है बेस और एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्ट क्या बना, CaOHCl, सॉल्ट बना, सॉल्ट और वाटर। देखिए यहां से हम अगर देखें तो इसमें OH कितने थे, आप अगर देखेंगे तो OH कितना 2 था, और यहाँ OH कितना बचा, 1 है। इसका मतलब एक OH क्या हुआ, रिप्लेस हुआ, किससे, Cl से। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितना हुआ 1। तो यहाँ तो हमने दिया था तो इसका एसिडिटी 2 था, लेकिन अगर रिएक्शन में दिया है, पार्शियल रिएक्शन हो रही है, इसकी एसिडिटी कितनी होगी 1, क्योंकि 2 OH थे लेकिन रिप्लेस एक हुआ है ना, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम एसिडिटी कहते हैं ना। तो इस जगह जो है इक्विवेलेंट वेट अगर निकालेंगे तो आप समझिएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जो है 1, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है अभी हमने निकाला था 74 अपॉन 1, ठीक है, तो 74 आ गया। अगर मान लीजिए ऐसे रिएक्शन दिए, Ca है OH का होल ट्वाइस और ट्वाइस HCl है ना, तो ये बना क्या, CaCl2 प्लस ट्वाइस H2 है ना। ये देखिए अगर आप देखें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दोनों OH क्या है, रिप्लेस हो गया, किससे, Cl से। इस केस में जो एंडेस होगा यानी बेसिसिटी एसिडिटी होगी वो 2 हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे हम यहाँ 74 अपॉन 2, ठीक है, तो 37, ठीक है। तो यहाँ आप समझिएगा अगर रिएक्शन फॉर्म में दिया है तो हम कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं वो हम लोग देख रहे थे ना। अच्छा लुईस बेस दिया हो, लुईस बेस लाइक आपने का अमोनिया है ना। अगर हम बात करते हैं लुईस बेस के लिए है ना, लुईस बेस, देखिए लुईस बेस है ना, आप देखिए ये अमोनिया है ना, अमोनिया, आप देखिए इस पे क्या एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका एसिडिटी कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो अमोनिया 14 + 3 17 अपॉन 1, यानी इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 17 आ जाएगा, है ना। तो देखिएगा इस तरह हम लोग लुईस बेस का भी निकाल सकते हैं, या नॉर्मल बेस से निकाल सकते हैं, या रिएक्शन फॉर्म में गिवन हो तो भी हम इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं ना। नोट कर लीजिए इसमें। इसको मैं रब करूं, तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकाला। एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। और बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, आप सामने देख रहे हैं ना। तो अभी एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाला देखा। अब हम लोग जो है यहाँ से सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने की बात करेंगे। देखिए हम लोग अगर बात करें, बहुत ही गौर से देखिएगा, देखिए इसमें हम अगर बात करते हैं ऐसे इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सॉल्ट की बात करेंगे ना, सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, हमें मालूम है एसिड और बेस जो कंबाइन करते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर, है ना। और एक बात तो कंफर्म है कि जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट में जो, अब मान लीजिए हमने कहा ए है, ए भी है ना, ये कैटायन है, ये एनायन है ना, ये एनायन, तो जो कैटायन आता है वो एसिड से आता है, ठीक है। अगर बात करें तो ये जो कैटायन है ये एसिड से आता है, और ठीक है, और जो एनायन है वो बेस से आता है, ठीक है।
तो इस तरह सॉल्ट बनता है। अब देखिए जैसे हमने लिया, यहाँ जरूरी नहीं +1 चार्ज हो सकता है +x हो तो -y हो, यानी टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे तभी ये सॉल्ट जो है चार्ज न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो क्लियर है आप लोगों को ये? यस, ओके। देखिए है ना, तो यहां से हम अगर देखें, बहुत ध्यान समझिएगा, हम अगर यहाँ से बात करते हैं तो देखिए सिंपल सा जो है, जैसे हमने लिया लाइक हमने HCl लिया HCl और बेस लिया NaOH। तो आप देखिए यहाँ से क्या है कि जो कैटायन है NaN और जो एनायन है Cl। एनायन कहाँ से आता है? एसिड से। कैटायन कहाँ से आता है? जो है आपका बेस से। ये NaCl मिलके सॉल्ट बना देंगे। तो देखिए ये NaCl जो है सॉल्ट बन गया है ना, सॉल्ट और वाटर बना। एक बात समझिएगा, जो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है वो कैसे डिफाइन किया जाता है आप समझिएगा। मॉलिक्यूलर वेट किसका? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, है ना। देखिए एक बात समझिएगा, इसको इसी को बोलते हैं, जो ये ना, इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। जनरल इसका नाम क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट, देखिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से हम अगर बात करें, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ई जो है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन डैश, है ना। एन डैश को हम लोग वैलेंसी फैक्टर का नाम भी देते हैं। मतलब सब जगह जो नीचे होता है ना, जैसे एसिड में लिखा था बेसिसिटी, तो उसको वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हैं ना। बेस में लिखा था एसिडिटी, तो एसिडिटी को वैलेंसी फैक्टर कॉमन बोल सकते हैं ना। तो जो कॉमन टर्म है वो सबको एक वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। तो एन डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर, है ना, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि इस पे टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना है। तो देखिए यहां से अगर देखें, इसको माइनस करेंगे ना, तो +1 -1, तो इसमें टोटल चार्ज कितना? 1 है, केवल 1 यूनिट, है ना। तो इस तरह जैसे हम लोग लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस NaCl, है ना। अगर NaCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट जो है निकालेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम में कितना एटॉमिक वेट होता है? 23 Cl में कितना होता है? 35.5। दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा? 58.5, ठीक है। मतलब यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 58.5। देखिए लिखा था ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ हम NaCl सॉल्ट का निकाल रहे हैं और टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1, नेगेटिव चार्ज भी 1, तो एक रख दीजिए 1। तो इक्विवेलेंट वेट जो निकलेगा 58.5। क्लियर है? 58.5 हो गया। अगर हम देखें, ठीक है, यहां से अगर बात करें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl देखा, जैसे हम लोग बात करें CaCl2। अब देखिएगा, वैसे CaCl2 क्या सॉल्ट ही तो है? इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हमें मालूम है। CaCl2 को अगर हम NaH करते तो +2 और 2Cl-, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है? 2 है, और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या है? 2 है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट अगर निकाला जाएगा CaCl2 का, CaCl2, तो आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल जो है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कैल्शियम का होता है 40, एक क्लोरीन का 35.5, तो दो क्लोरीन का 71, 40 और 71 कितना होगा? 111, है ना, अपॉन 2, ठीक है। तो ये आएगा 55.5। कोई दिक्कत? इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 निकला है। अब ऐसे ही हम लोग किसी के भी निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। सोडियम एसीटेट है और सोडियम फॉर्मेट है, मतलब किसी भी सॉल्ट के निकालना हो तो इक्विवेलेंट वेट हम सॉल्ट का इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए आप, है ना। तो नीचे टर्म्स आता है, इसे हम लोग एन डैश फैक्टर बोलते हैं हर जगह, है ना, चाहे एसिड का हो, चाहे बेस का हो, चाहे एटम का हो। नोट कर लीजिए।
देखिए हम लोग अगर देखें बहुत ध्यान समझिएगा, इक्विवेलेंट वेट हमने सॉल्व कर निकालना देखा, और या जैसे आपसे बोल देते हैं कि जो है अमोनियम एसीटेट है ना, या देखिए हम बोला गया कि अमोनियम एसीटेट का निकालिए या सोडियम एसीटेट का ना, CH3COON है ना। अब एक बात तो कंफर्म है कि ये सॉल्ट है, कैटायन जो है कहाँ से है, बेस से, एनायन कहाँ से है, एसिड से। इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है इसका तो मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 44 प्लस 23 44 यानी 45 प्लस 22 45, 44 प्लस 22, ठीक है, 6 और 6 66 नहीं 23 प्लस निकल गया ऐसा, ठीक है। यहाँ से जो है ना 23, तो इसमें 7 है ना, 67 अपॉन 1, ठीक है, ये किलोमीटर निकल गया तो 67 आ जाएगा ना। ऐसे ही जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ से लिया कैल्शियम एसीटेट CH3CO होल ट्वाइस C है ना, तो 90 प्लस 40 130 128 है ना। तो यहाँ से जो है किलोमीटर निकालेंगे इसका तो 128 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पर +2 चार्ज और -2 चार्ज है ना। कोई दिक्कत इस जगह, तो आप इसे इजली कर सकते हैं, कोई दिक्कत इस जगह, सभी को आ रहा है ये किलोमीटर निकालना। तो इक्विवेलेंट ऑफ दिस, देखिए इसका मॉलिक्यूलर कैल्शियम एसीटेट है, ये सॉल्टी तो है, ये CH3COH एसिड से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस से मिलकर बना है ये। N-2 है क्योंकि आप देख रहे हैं +2 चार्ज या -2 चार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, फास्ट हो बता दीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ से जो है, अच्छा बताइए आप लोग बताइए, हम लोग अगर लेते हैं यहाँ से कर लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने लिया COO Na और Na है ना, सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल से कुछ हमने गलत किया है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आएगा ना, ये भी नहीं, इसका मॉलिक्यूलर ज्यादा आएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट जल्दी जल्दी में गलत निकाल दिया। ये तो 45 इसका होता है, 45 प्लस 60 60 टोटल 60 में 60, ये इसका मॉलिक्यूलर गलत निकला है ना, ये 60 प्लस 22 ऐसे निकल गया ना, 82 ये आएगा 82 अपॉन 1, ये आएगा 82, और ये जो है आपका 60 120 और 120 और 40 160 से अगर 2 बार करते हैं 158 है ना, इसका मॉलिक्यूलर आएगा, वेट आएगा 158 है ना। ये देखिए मिस्टेक कर रहा था मैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिएगा, मैंने जल्दी जल्दी में मॉलिक्यूलर वेट जो है थोड़ा सा यूज कर दिया था ना। अब यहाँ इसको देख के याद आ गया ना, क्योंकि CO जो है और H C का हो जाता है 45, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट 90 और 46 44, तो 90 और प्लस 44 अगर देखिए अपॉन 2, इक्विवेलेंट वेट निकलेगा कैल्शियम सोडियम फॉर्म जो है ऑक्सलेट है ना, तो 134 अपॉन 2 6 7, तो देख लीजिएगा है ना, तो ये आपका 67 आ गया। कोई दिक्कत है इस जगह। अब हम लोग जो है सार के बाद एसिड का इक्विवेलेंट वेट की बात करने जा रहे हैं। एसिड है ना, सॉरी एसिड की बात कर चुके हैं, एटम्स की है ना। एटम्स की इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं और आयंस का कैसे निकालते हैं, पहले आयंस देख लीजिए फिर एटम देखते हैं ना। देखिए हम लोग जो है यहाँ से बात करेंगे आयंस है ना। आयंस का इक्विवेलेंट वेट, आयंस होता क्या है आपको मालूम है, एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज है ना। एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर चार्ज होता है उसे आयंस कहते हैं। जैसे हमने कहा सोडियम है +1 चार्ज आयन हो गया, Cl है -1 चार्ज आयन हो गया। ग्रुप ऑफ एटम -2 क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स चार्ज है तो आयंस हो गया, और NH4 जो है प्लस क्या हो गया, आयंस हो गया। कोई दिक्कत इस जगह। इस तरह जो है अगर देखें तो ग्रुप ऑफ एटम या एटम हैविंग चार्ज, इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो यहां से आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल
पॉजिटिव टोटल चार्ज कह सकते हैं ना, टोटल चार्ज, अभी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, टोटल चार्ज हमेशा जो है मॉड वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, है ना। ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। देखिए अब निकालना चाहते हैं हम लोग सोडियम आयन का, हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं सोडियम आयन का। तो Na+ का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 23/1, क्योंकि आयनिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं रखेंगे यहाँ पर, यहाँ रखेंगे आयनिक वेट, क्योंकि आयंस हो जाता है ना, इसी का नाम बदल जाता है मॉलिक्यूलर वेट का, तो आयनिक वेट है ना। यहाँ पर जो है इस चूंकि आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसको हम लोग आयनिक वेट बोलते हैं, है ना। तो ये जो है आयनिक वेट कहा जाएगा, ठीक है, आयनिक वेट अपॉन टोटल चार्ज। क्लियर है, आयनिक वेट अपॉन टोटल चार्ज। तो ये 20 आयनिक वेट कितना होगा सोडियम का, +1 का 23/123 आ गया है ना। अगर हम देखें इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो है NH4+ है ना, अगर NH4+ का निकालना है तो आप अगर देखिए इसको हम चार टोटल चार्ज को ना वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, इसको ना आयनिक वेट अपॉन N डैश, है ना, ऐसे लिख दिया। और N डैश क्या होता है, टोटल चार्ज है, इसका दूसरा नाम कॉमन नेम क्या है, वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर जनरली हम लोग यूज करते हैं हर जगह, है ना। तो इसमें अमोनियम आयन में देखिए इसका टोटल आयनिक मास निकालेंगे तो नाइट्रोजन में कितना था, 14 + 4 18, 18/1 कितना आ गया, 18 आ गया। सल्फेट का मान लीजिए निकालना है आयंस का, तो SO4 - 2 है, तो 96/2 40 जो है 8, ठीक है। सल्फेट का 96 होता 0.2, क्योंकि -2 चार्ज है तो 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ +1 चार्ज है तो 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ +1 है 1 से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए निकालना हमको जो है PO4 ना -3, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो आप एक बार समझिएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो सिंपल सा आयनिक मास कितना होता है, 95/3। अगर हमें निकालना है एजाइड आयन का, देखिए N-3 का निकालना है तो क्या होगा, 14/3, क्योंकि यहाँ 14 और चार्ज कितना है, 3 है, जिसे बोलते हैं बैलेंसी फैक्टर। इस तरह किसी भी आयंस का हम इक्विवेलेंट वेट इजीली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए हर एक का। ये देखिए बताया ना, पूरी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट का यूज होने वाला है। तो जो है नॉर्मलिटी, मोलरिटी है ना, ये भी पूरे फिजिकल में यूज होने वाली है ना। तो ये बहुत कार्य से आप चीज समझ लीजिएगा, और बहुत वेरिएशन ट्विस्टिंग होगी, वो तुम दिखाते रहेंगे पूरे हर टॉपिक में ना। मैं इसे रख करूँ क्या, देखिए हम लोग जो है देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। देखिए इसमें जो है हम लोग जो है यहाँ से इक्विवेलेंट वेट, एसिड, बेस, सॉल्ट, आयंस देख लिया। हम एटम्स की बात करने जा रहे हैं ना। एटम्स क्या होता है आप सब जानते हैं, स्टार्टिंग में ही हमने मोल कॉन्सेप्ट में एटम्स को लेकर बात की थी। तो एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो फ्री स्टेट में रहे या ना रहे, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो एक बात तो कंफर्म है कि एटम्स क्या है, ये मालूम है। अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो एटॉमिक वेट है ना, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या फिर कह सकते हैं कि वैलेंसी है ना, वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी है ना, इसी को वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। ई जो है तो आप बोलेंगे एटॉमिक वेट अपॉन एन डैश, है ना। एन डैश क्या है, वैलेंसी फैक्टर है ना, मतलब इस वैलेंसी का दूसरा नाम वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे रखा जा रहा है ना। वैलेंसी फैक्टर जनरल टर्म है जो हम लोग यूज करते हैं ना। अब देखिए फर्स्ट एक है, जैसे सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, आपको मालूम है सोडियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो ऐसे में जो है आप देखेंगे तो 23/1 यानी कितना आएगा, 23 है ना। ऐसे ही हम निकालें इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, आपको मालूम है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये जो है 41/2 यानी 20 आ गया है ना।
ऐसे हम अगर बात करेंगे जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो है mg, ये भी फर्स्ट सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ऑब्वियस है 24 एटॉमिक, वहाँ एटॉमिक वेट कितना होता है 24 और अपॉन 2 कितना होगा 12। हम अगर बात करें जैसे ई है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe है ना, Fe में आपको मालूम वेरिएबल डेंसिटी 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, तो 2 अगर रखा तो 56 अपॉन 2, ठीक है 26 नहीं तो 5 और 3 8 28 है ना 28। अगर हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe3 है ना, ये 2 था, ये Fe3 ले लिया तो ये क्या होगा 56 अपॉन 3 डिवाइड कर लीजिएगा ना, 18.6 समथिंग आएगा ना। तो इसे नोट कर लीजिए। एटम्स का इक्विवेलेंट वेट हमने देखा, ठीक है, एटम्स का इक्विवेलेंट वेट हम लोगों ने देख लिया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम्स हमने देख लिया। अब हम लोग जो है यहाँ से आयंस का बात कर लिया हमने, और एसिड की बात कर ली हमने, बेस की बात कर ली। अब हम यहाँ से बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर की। वैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अब यहाँ पे डिटेल में मैं लूंगा, ठीक है, तो वहाँ से हम और भी बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट छोटा सा आर्टिकल है तो उसको भी देखेंगे, है ना। ये हम लोग जो है लेंगे यहाँ से जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर की बात करने जा रहे हैं ना। ऑक्सीडाइजर है ना एंड रिड्यूसर, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। एक बात तो कंफर्म है, ऑक्सीडाइजर वो है जिनका रिडक्शन होता है ना, और रिड्यूसर वो होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें ऑक्सीडाइजर है ना, ऑक्सीडाइजर वो है जिनका क्या होता है रिडक्शन होता है ना, ऑक्सीडाइजर वो होता है जिनका रिडक्शन होता है। या कह सकते हैं कि जो है रिडक्शन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं जो है रिडक्शन हो रहा है, और वो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजर होते हैं। तो या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक ना, डिक्रीज कर रही है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजर। जैसे हम अगर बात करें जो है Zn+2 है ना, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन लिया हमने, आप देखिए Zn बन गया ना। अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो +2 देखिए इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है ना, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ऐसे में हम बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसका रिडक्शन हो रहा है, यानी Zn+2 का Zn में रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे Zn क्या है, एज ए ऑक्सीडाइजर है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो ये इसका देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉन गेन ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को देख के आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रिड्यूसर की बात कर रहे हैं ना, रिड्यूसर है ना, जिस एटम्स ग्रुप ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना, ऑक्सीडेशन, उसे हम रिड्यूसर कहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, निकालते हैं, है ना, लूज करते हैं, कुछ भी कह दीजिए, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। और आपको बता दो ऑक्सीडेशन नंबर जो है एटम्स का जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ हम अगर बात करें जो है सिंपल से अगर देखते हैं तो जैसे हमने लिया जैसे हमने ले लिया यहाँ से Cu है ना, Cu ले लीजिए, ठीक है, Cu+2 ले लिया और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको आप देखिए तो आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, +2 ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ना, रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब कॉपर का Cu+2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसर। यहाँ कॉपर क्या कर रिड्यूसर की तरह काम कर रहा है।
या फिर कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ क्या 0 है या +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हम बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसर। और भी रिएक्शन, कंबाइंड रिएक्शन देख लेते हैं ना, दोनों को मिला देते हैं तो बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिल जाती है उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए जैसे मिल लिया SnCl2 FeCl3, this gives SnCl2, so SnCl4 और FeCl2, है ना, ये लिया हमने। अब देखिए Sn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, Cl तो -1 बना हुआ, इससे मतलब नहीं है। यहाँ Sn का कितना ऑक्सीडेशन नंबर, +4, ये क्या है, +3 है, और ये +2 है। +2 से +4, ठीक है, +2 से +4 क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा ऑक्सीडेशन। तो +2 से इसका हो रहा ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या है, रिड्यूसर है, ठीक है ना। और यहां से हम अगर देखें तो जो है FeCl3 +3 से +2 आ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है ना, तो बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन, इसका ये रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन। और ये जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये जिसका ऑक्सीडेशन रिड्यूसर, जिसका रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजर। तो यहाँ ऑक्सीडाइजर है ये। तो देखिए एक्चुअली हमें एक बात तो मालूम होगा कि ऑक्सीडाइजर क्या है, रिड्यूसर क्या है, अभी और भी रिएक्शन देख लेंगे, लेकिन जो है हम इसका फॉर्मूला देखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेट निकालने का ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर का। वैसे इस आर्टिकल को हम बहुत डिटेल में बताएंगे, बहुत डिटेल में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सारी चीजें है ना, और बहुत डिटेल में सारे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है, या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉन्सेप्ट है, वो सब हम डिटेल में लेंगे। लेकिन इतना जानना जरूरी था, आप लोग सब जानते भी हैं, रिवीजन है जस्ट लाइक, इसको मैं करने जा रहा हूँ। अब देखिए देखिए जो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे इक्विवेलेंट रेट निकालने का, मॉलिक्यूलर वेट है ना ऑफ ऑक्सीडाइजर आर रिड्यूसर, है ना, आर रिड्यूसर अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या कह सकते हैं गेन आर लॉस, है ना, गेन आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, शॉर्ट कट में इसको लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन डैश, एन डैश क्या है, वैलेंसी फैक्टर, है ना, एन डैश फैक्टर, इससे वैलेंसी फैक्टर या फिर एन डैश फैक्टर दोनों बोलते हैं सभी, है ना, सब में एन डैश को एन डैश फैक्टर बोला जाता है। एक्चुअली बुक्स में आपको एन फैक्टर दिखाई देगा, एन फैक्टर, है ना, एन, हम उसको एन डैश इसलिए लिख देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना होने पाए, है ना भाई। अगर आप देखें बहुत गौर से देखिए कि अगर हम वहां पे एन लिखेंगे तो एन मतलब मोल्स भी होता है, तो और एन डैश का मतलब जो है यहाँ पर क्या है, सिंपल सा मतलब कंफ्यूजन ना होने पाए वैलेंसी फैक्टर और मोल में, तो यहाँ पर हम लोग एन डैश लिख देते हैं तो कंफ्यूज ना होएगा ना, ये जगह आपको दिखेगा, ठीक है। जो है एन फैक्टर नोट कर लीजिए इसे, नेट की तो नहीं हो रही है आप लोगों को,
मैं सर आप करूँ क्या? देखिए थोड़ा मैं स्पीड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फंडा क्लियर ही है ना, और चीज़ें आ ही रही हैं, जहाँ जहाँ हमें लगेगा वो वहाँ डिटेल में और लेंगे ही लेंगे, है ना। और हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन एक अपने आप में अलग टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन इतना आना जरूरी है कि ऑक्सीडाइजर क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है ना। तो जो इसको नोट कर लें, मैं रब करूँगा। ठीक है, थोड़ा नेट का इशू आ जाता है, बार बार हम देखते हैं, है ना। कई होने के बाद भी जो है आ जाती है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। देखिए हम लोग अगर देखें तो एक बात तो कंफर्म है कि जो है एक निकाल के देखते हैं। जैसे हमने लिखा सिंपल सा, अगर लेते हैं कॉपर सल्फेट या KMnO4 है ना, KMnO4, देखिए KMnO4 लिया हमने और H2SO4 लिया, ये मीडियम है, और ये H2S लिया है ना, यहाँ से समझिएगा। तो ये जो है अगर देखें, साइलेंट लगा दूँ, 1 मिनट है ना। अच्छा ठीक है, तो देखिए यहाँ से KMnO4 है, H2S4 है और H2S है ना, तो K2SO4, ठीक है। और अच्छा साइलेंट लगाई देता हूँ मैं। देखिए हम अगर देखें KMnO4 H2S4 H2S है और K2SO4 है ना, MnSO4 प्लस और सल्फर प्लस H2O, देखिए ये रिएक्शन दी हुई है ना, एक रिडॉक्स रिएक्शन है ये। और कहा जा रहा है कि आप इसमें ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, ठीक है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और ठीक है यहाँ से देखिए इसको जो है फिर से मैं लिख देता हूँ, लिख ही रहा होगा मेरे ख्याल से, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग अगर बात करें तो जैसे हमने लिया KMnO4 है ना, समझिएगा, और ये H2S ना, और मीडियम क्या ले लिया, SD मीडियम है, H2SO4, रिएक्शन दी हुई है K2SO4 और MnSO4 सल्फर और H2, ये रिएक्शन दी है एक रिडॉक्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर से आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसको, है ना। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, कई लोग कहेंगे कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो मैं निकालना बताऊंगा। जिनको नहीं मालूम है कोई टेंशन ना लें, बिल्कुल 1% परेशान ना हो। जिनको नहीं मालूम है बिल्कुल मैं बताऊंगा, क्योंकि मोर कॉन्सेप्ट के बाद हो सकता है कि हम 1 2 या 2 3 टन रिडॉक्स प्रोडक्ट पढ़े, है ना, तो उसको हम डिटेल में लेंगे, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो -8 + 1 यानी +7, यहाँ पर देखिए +7 हो गया है ना, +7। इनको आता है ठीक है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, रिडॉक्स हम दिखाएंगे तो आ जाएगा, फॉर्मूला मालूम ही है, तरीका देख ही रहे वो लोग, है ना, इसलिए कोई टेंशन नहीं। तो प्लस यहाँ देखिए +2 है, सल्फेट का -2 यहाँ +2 हो गया,
यहाँ देखिए H2S में सल्फर का -2 है और यहाँ सल्फर का कितना 0, चेंज इसी का हो रहा है, ये तो मीडियम है। तो Mn का +7 से +2 आ रहा है, यानी 5 का चेंज हो रहा है ना। यहाँ पर जो है अगर देखें तो 5 का चेंज हो रहा है, 5। और यहाँ सल्फर का देखिए -2 से 0, देखिए यहाँ -2 ये 0 आ रहा है ना, तो 2 का चेंज हो रहा है H2S में, है ना। तो अगर ये देखिए आप देखिए +7 से +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये जो है क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। और इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका मीन्स क्या है, ऑक्सीडाइजर है। यहाँ ऐसे -2 है, देखिए सल्फर का -2 है से जो है 0 जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब सल्फर का हो रहा है, H2S का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, रिड्यूसर होते हैं। यानी यहाँ पे ये रिड्यूसर है और ये ऑक्सीडाइजर है ना। तो ये जो है एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो है K14 क्या है, ऑक्सीडाइजर है ना। और H2S क्या है, रिड्यूसर है। ठीक है, ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर हो गया है ना, कोई दिक्कत इस जगह। अब देखिए इसमें जो है इक्विवेलेंट वेट निकालना है ऑक्सीडाइजर का, है ना। ऑक्सीडाइजर का निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस KMnO4 यानी ऑक्सीडाइजर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन डैश फैक्टर है ना, एन डैश। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, 158, बहुत बार यूज किया हम लोगों ने ना, 158। K का 39, ये 55 और 16 into 4, ठीक है 64, सम करेंगे 158 आएगा। एन डैश जो है कितना होगा, 5, क्योंकि +7 से +2, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 5 है। तो 5 चीज़ा जो है 15, 5 1 जा, ठीक है, और 3 30, 31.6 है ना। तो यहाँ से 31.6 जो है क्लीन वेट आएगा KMnO4 का। अब देखिए यहाँ हम निकालना चाहते हैं H2S, है ना, क्लीन वेट ऑफ H2S। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 32 + 2 34, और चेंज कितने को आ रहा है, अभी दिखाया था -2 से 0, यानी 2 का चेंज हो रहा है। तो ये कितना आएगा डिवाइड करने पर, 17 है, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस H2S कितना होगा, 17। ठीक है, तो आप जो है आप देख रहे हैं कैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ऑक्सीडाइजर का, रिड्यूसर का। अगर किसी को ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं लेंगे, इसके बाद हम लोग लेंगे ना, टॉपिक तो पढ़ा देंगे, लेकिन हाँ इतना मालूम चाहिए अप्रोच क्या है। और हम टाइट्रेशन कराएंगे वॉल्यूमेट्रिक का, तो जो है तब तक रिडॉक्स पढ़ा चुके होंगे ना डिटेल में। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लें आप लोग। देखिए हम अगर देखें हम यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकालना देख लिया, तो कुल मिला के एक बात समझिएगा, इक्विवेलेंट वेट जो है सिंपल से अगर बात करें तो एक फॉर्मूला होता है सभी के लिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, है ना, वैलेंसी फैक्टर या एन डैश फैक्टर या फिर एन डैश फैक्टर, एक ही बात है ना। और इसी मॉलिक्यूलर वेट को आयन से है तो आयनिक वेट कहते हैं, आयनिक वेट। और ये एटम है तो एटॉमिक वेट कहते हैं ना, एटॉमिक वेट।
तो n कुल मिला के जो है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन या एटॉमिक वेट अपॉन या आयनिक वेट अपॉन एंडेस फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर ना। तो ये जनरल फार्मूला हो गया, इससे हम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। सबका मैंने एग्जांपल भी देखा। अब हम आते हैं जो है सिंपल सा नॉर्मलिटी फिर से गया है ना, फिर से हम आते हैं नॉर्मलिटी पर। देखिए नॉर्मलिटी की हम बात करने जा रहे हैं इस जगह, ठीक है। देखिए हम अगर देखें नॉर्मलिटी है ना, नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं। और नॉर्मलिटी डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, किसी का निकालना है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हम कल बात कर चुके हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर, है ना। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये वॉल्यूम इसमें यूज हो रहा है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, यहाँ से जो है हम अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी जो है शॉर्टकट में जी इक्यू अपॉन वॉल्यूम इन अ लीटर, है ना। अब देखिए जैसे जी क्यू अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अगर हम देखते हैं देखें, अच्छा जी क्यू कैसे लिखेंगे, जी क्यू कैसे लिखते हैं, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू जी क्यू, मतलब हम अभी पढ़ा था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट को बोलते हैं वेट ग्राम में अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है, इसे बोलते हैं जी क्यू। और वॉल्यूम लीटर में देखिए एक फॉर्मूला जैसे नॉर्मलिटी के लिए निकाला, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं, यहाँ से अगर देखा जाए तो इस तरह हम लोग डिफाइन कर देते हैं, नॉर्मलिटी निकाल लेते हैं। अच्छा हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में, है ना। नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन देखने जा रहे हैं, तो नॉर्मलिटी के तो रिलेशन देख लिया हमने, ये है ना। अगर मोलरिटी की बात करें कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन अ लीटर। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, ये सारा सॉल्यूट की बात हो रही है, और ये वॉल्यूम लीटर में। अच्छा सॉल्यूट का अगर मोल्स देखा जाए तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर, तो मोल्स को ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ वेट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऐसे कर सकते हैं, मोल्स वेट ग्राम में अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो ये नंबर 2 1 और 2 डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से वेट ग्राम में कैंसिल हो गया, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आ रहा है। तो क्या हो गया, सिंपल सा अगर हम निकाले तो नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, देख रहे हैं क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ई। अच्छा ई जो है हम निकालते हैं कैसे, इसको भी बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एंडेस फैक्टर। ये एंडेस क्या होगा, ऊपर आ जाएगा ना, एंडेस ऊपर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाके क्या होगा, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू एंडेस फैक्टर, है ना। फॉर्मूला निकल गया, एंडेस फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकला, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू एंडेस फैक्टर, है ना। तो ये जो है इसलिए हम नॉर्मलिटी को मोलरिटी में और मोलरिटी को नॉर्मलिटी में निकाल सकते हैं ना। ये हो गया थर्ड, ठीक है ना। तो क्या नॉर्मलिटी को मोलरिटी में, मोलरिटी को नॉर्मलिटी में, इसलिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई समस्या इस जगह। अब देखिए हम अगर बात करें तो ये हमने तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन देख लिया, हम चाहते हैं स्ट्रेंथ में भी रिलेशन देखना, है ना। तो स्ट्रेंथ को अगर डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेंथ इक्वल टू जो है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, दोनों को फार्मूला को डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो है नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है स्ट्रेंथ निकल आता है। तो ये आपका रिलेशन और दूसरा ये रिलेशन, ये आप दोनों फार्मूले को डिवाइड कर दीजिए, है ना, स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी के इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। नोट कर लीजिए, है ना, S इक्वल टू n इनटू e, ठीक है ना, और S को क्या होगा n इनटू e, क्लियर है। इसको जो है आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है।
से जो है हम लोग इसे इजली फाइंड कर सकते हैं। तो हम नॉर्मलिटी में रिलेशन निकाला, ठीक है, और मोलरिटी में जो है नॉर्मलिटी मोलरिटी में रिलेशन निकाला, स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी में रिलेशन निकाल दिया ना। एक तो एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, नॉर्मलिटी के, फिर आगे मूव करेंगे अदर यूनिट्स पे, ठीक है। देखिए जैसे कह रहे हैं फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 0.8 m H2SO4 सॉल्यूशन है ना। एक बार समझिएगा, मोलरिटी दी है और नॉर्मलिटी निकालना है आपको, है ना। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू n डैश फैक्टर, ये पढ़ा आपने। और n डैश फैक्टर जो है एसिड H2SO4 का कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया ना, 2। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू 2 इंटू मोलरिटी, 2 इंटू मोलरिटी कितनी दी है, 0.8, तो 1.6 है ना, ये आ गया। जैसे कह रहे हैं, क्वेश्चन और दे रहा हूं, कह रहे हैं कि 4.9 ग्राम है ना H2SO4 present in a 2 liter solution. Find the normality. फाइंड दी नॉर्मलिटी है ना। तो नॉर्मलिटी फाइंड करना है, तो एक बात तो मालूम है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, है ना। वेट ग्राम है, इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम लीटर में। अब देखिए वेट कितना है, वेट कितना दिया, 4.9 ग्राम, और H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो कितना आएगा, 49। हमें मालूम है कि मोलकुलर वेट अपॉन 2 करेंगे तो 49, यहाँ 49 से डिवाइड कर दिया, ये ग्राम इक्विवेलेंट निकल आया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और वॉल्यूम लीटर में पुट करेंगे, कितना लीटर, 2 लीटर, तो 0.1 अपॉन 2 यानी 0.05 है ना, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, जैसे बोलते हैं मेरे पास नॉर्मल सोल्यूशन है, नॉर्मल, हम बोले मेरे पास नॉर्मल सोल्यूशन है, इसका मींस नॉर्मलिटी क्या, 1n है। हम बोलते हैं मेरे पास सेमी नॉर्मल सोल्यूशन है, सेमी नॉर्मल, इसका नॉर्मलिटी क्या हो गया, 1/2n। हम बोलते हैं सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन है, तो 1/100n। मेरे पास डेसी नॉर्मल है, डेसी नॉर्मल सोल्यूशन है, तो 1 डेसी नॉर्मल 1/10। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मतलब जनरली नॉर्मलिटी क्या होती है मालूम हो गया, उसमें कुछ क्वेश्चंस देख लिए हम लोगों ने। मोलरिटी दी हो तो नॉर्मलिटी निकाल लेंगे, या एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, स्ट्रेंथ दिया हो तो नॉर्मलिटी निकाल लीजिए, या नॉर्मलिटी दिया तो स्ट्रेंथ निकाल लीजिए ना, एस को n इंटू ई से, है ना, इसलिए कर सकते हैं आप लोग, है ना। वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड, बहुत फंड बच्चे। देखिए जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू की वजह से आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे, है ना। और नेक्स्ट संडे हो सकता है क्लास में, क्योंकि इधर जो लॉस हुआ है आज उसको हम संडे कवर करने की कोशिश करेंगे ना। तो संडे क्लास लेंगे, सैटरडे तो क्लास आपके आज क्या है, ट्यूसडे, फ्राइडे तो क्लास होगी, है ना, फ्राइडे को। तो कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसके ना। तो नॉर्मलिटी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था जिसे आपने देखा, है ना। तो हमने ग्राम पर लीटर
मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी देख लिया है ना। आगे हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज़ है, समझना जरूरी है। तो कल हम लोग जो है ना सीट भी देंगे, ठीक है बच्चों। टेक केयर, बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे। अभी आपका 20-25 मिनट बचा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट रोक रहे हैं पर, है ना। गुड इवनिंग, मेरी वॉइस आ रही है आप लोग तक? देखिए हम लोग जो है बच्चों कल पढ़ रहे थे, मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मूल कॉन्सेप्ट में हमने नॉर्मलिटी पढ़ ली थी, है ना। तो यहाँ से जो है हम लोग नॉर्मलिटी के क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसे कह रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं 4 ग्राम, है ना, या फिर आप ले 4.5 SgPO4, है ना। 4.9 ग्राम, देखिए 4.9 ग्राम SgPO4, है ना। कह रहे हैं कि प्रेजेंट इन 2 लीटर solution, find the normality of solution, normality of solution। बताएं तो इसका आंसर बताइएगा। फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके ओके, मैं भी देख लेता हूँ क्यों दिख रहा है। एक मिनट, अब देखिए अभी दिख रहा है क्या? ये रोशनी तो आई थिंक सफिशिएंट है, ज़्यादा रिफ्लेक्शन है क्या? मिस्टी वीडियो अब दिख रहा है क्या? अभी मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा मार्कर थोड़ा हल्का था, फिर से लिख देता हूँ ना। देखिए 4.9 ग्राम SgPO4, है ना, प्रेजेंट इन 2 लीटर solution। Find the normality, find the normality of solution। ठीक है, अब दिख रहा है? अच्छा, ब्लर अभी हो रहा है, अभी मैं सेट करता हूँ एक सेकेंड। देखिए मिस्ट्री वॉइस तो आ रही होगी मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि इधर तो क्लियर हो रही है, ठीक है। और इसका आंसर आपने बताया, मिस्ट्री बताइएगा, है ना। आप शायद मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर आ रही होगी, है ना। अपना आप वॉइस बढ़ा के देखिए मिस्ट्री, ठीक है।
तो देखिए इसका आंसर 0.8 निकाला इन्होंने, देख लेते हैं। नॉर्मलिटी जो है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है ना, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर है ना। तो वेट जो है कितना है 4.9 है, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 98/3, और वॉल्यूम लीटर में कितना दिया है 2 है ना। तो यहां से अगर देखें 1/20, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि 1/2 ऐसे ले लीजिए, ठीक है। 1/20 और 3 ऊपर चला गया है ना, और 2 एंड 3/40। नहीं तो 0.8 तो नहीं आ रहा है, नहीं भाई देखिएगा कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या। ओके ओके मिस्टेक है ना, तो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ से जो है इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मलिटी है ना। अब देखिए यहाँ से हम अगर बात करें, देखिएगा नॉर्मलिटी एक चीज समझिएगा, अगर मान लीजिए दो मिक्सचर है ना, और उसके हम नॉर्मलिटी निकालना चाहते हैं, या 3 एसिड्स हैं तो हम उसकी नॉर्मलिटी निकालना चाहते हैं, देखिएगा है ना। कैसे निकालेंगे आप समझिएगा, एक फॉर्मूला है, उसको देखते हैं हम लोग है ना। देखिए नॉर्मलिटी है ना, नॉर्मलिटी हमें निकालना है, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए हमने कहा कि मेरे पास 3 एसिड्स है ना, एसिड्स, ये एसिड ए है, मतलब हमने कहा एसिड मिक्सचर है ना। तो एसिड ए है, ये एसिड बी है, और ये एसिड सी है ना, क्लियर है। तो इसकी मान लीजिए हमने एसिड ए नॉर्मलिटी N1 थी, V1 थी, और इसमें मिक्स किया हमने एसिड बी, इसकी नॉर्मलिटी N2 वॉल्यूम V2 था, और इसमें थर्ड एसिड है जिसकी नॉर्मलिटी N3 है और वॉल्यूम V3 है। ये तीनों को मिक्स करके हमने ये जो है P बना लिया है ना मिक्सचर। अब ये जो P है इसका आपको नॉर्मलिटी फाइंड करना है। तो आपको मतलब कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि N इंटू V, मान लीजिए मैंने मान लिया कि नॉर्मलिटी ऑफ दिस पिक्चर इज N एंड वॉल्यूम इज V है ना। तो एक्चुअली क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे है ना। तो इनका तीनों का ग्राम इक्विवेलेंट का सम कर दीजिए है ना। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 है ना। यहां से हम क्या करेंगे, N1V1 जितने हो N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, मतलब ये आप जो है 3 नहीं 5 भी जोड़ दीजिए है ना, 6 भी जोड़ दीजिए। तो अभी की नॉर्मलिटी N है, और वॉल्यूम जो है यहाँ पे V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब टोटल वॉल्यूम कर लीजिए ना, फाइनल वॉल्यूम। तो इसको जो है आप ऐसे कर सकते हैं N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 है ना, अपॉन टोटल वॉल्यूम V है ना। अगर ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी, तो नॉर्मलिटी निकल आएगी मिक्सचर की है ना। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। यहां से कह रहे हैं, कह रहे 1.5 N 100 ml H2SO4, ठीक है, 2 N 2 मतलब नॉर्मलिटी, और 100 ml HCl, और 1 N 200 ml हम ले लेते हैं यहाँ से HNO3 है ना। कह रहे हैं कि आर मिक्स है ना, ये आर मिक्स। कह रहे हैं फाइंड दी नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड दी नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर है ना। अगर इसको करना है तो जरा बताएं आप लोग क्या आंसर आएगा। फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, जल्दी करें आप लोग। यस मिक्सी ने कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड, बहुत फास्ट कैलकुलेशन, ब्रिलियंट, बहुत फंड बच्चे, बहुत ब्रिलियंट है ना। जल्दी करें से और लोग, जितने से करिए।
अच्छा पहले वाला लगा था, करिए करिए करिए, ओके करें आप, है ना। अच्छा पहले वाले का आंसर मैंने चेक नहीं किया, वो आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत ठंडू बच्चे, इसको आप लोग करें। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, है ना, इसको सॉल्व करें। ये नॉर्मलिटी क्या होती है हम उन्होंने डिटेल में देख लिया, अब हम लोग जो है आगे देखने जा रहे हैं, ये आइडिया देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। 21.2 वेरी गुड, बहुत ही फंडो बच्चे, देख लेते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना। तो ये नॉर्मलिटी है, और ये n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 अपॉन टोटल वैल्यू, है ना, n1 v1 प्लस v2 प्लस v3, v1 कितना 100 प्लस 100 200 और 200 400 ना, 400 ml। तो यहाँ से पुट कर लेते हैं, n1 कितना है 1.5 इंटू 100, है ना, n2 कितना है 2 इंटू 100, और n3 कितना है 1 इंटू 200, है ना, अपॉन 100 400, है ना। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 2 कैंसिल कीजिए यहाँ से, ठीक है। तो 1.5 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 4, है ना, तो 4 प्लस 5 5.5 अपॉन 4। तो ये देखिए मिस्ट्री आंसर कुछ और आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर आंसर जो आ रहा है नॉर्मलिटी 4 1 जा 4 प्लस 3 और 5, है ना, 1.35 अलग होगा ना। नॉर्मलिटी इज 1.35, है ना, हाँ 1.37, ओके ठीक है, 1.36 के आसपास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यस आपका करेक्ट आंसर है ना, यस कर लेंगे आप लोग, है ना। चलिए अच्छा, अगर मान लीजिए बेस होता है तो हम अगर बेस को इसमें ऐड करेंगे तो नॉर्मल वो मिलीग्राम बाहर कर देंगे ना, दिखाता हूँ मैं, है ना। अगर मान लीजिए बेस कर दूं तो उसमें नेचर में माइनस हो जाएगा, है ना। देखिए जैसे हम लोग दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2.0 n HCl, वॉल्यूम लिख लीजिए ना, 100 ml HCl और 1.0 n 200 ml HNO3 और 1.5 m मोलिटी दिया है, और 100 ml H2SO4 and 1. या ऐसा कर लीजिए 2.0 n 100 ml NaOH आर मिक्स, है ना, आर मिक्स्ड एंड मेक ए सोल्यूशन, है ना, मेक ए सोल्यूशन, फाइंड द नॉर्मलिटी, है ना, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन। देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमने एक बेस भी डाल दिया है ना, एक बेस, तो नो डाउट किसकी मिलीकुलर जो है मैंने नेट मैंने मान लिया नॉर्मलिटी एन है जो हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम टोटल वी है, तो ये देखिए n1 v1 n2 v2 प्लस n3 v3
माइनस N4 और V4, ठीक है। अगर हम यहां से देखें, हमें निकालना क्या है, ये नॉर्मलिटी निकालनी है ना, और टोटल वॉल्यूम कितना है 100 प्लस 200 300 हो गया, ये 400, और यहाँ से NH है तो 500 है ना, तो नॉर्मलिटी निकालनी है N इंटू 500 ml, ठीक है। N1 जो है आपका जो है HCl के लिए 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 200 प्लस 1.5 इंटू 100 किया। अच्छा मोलरिटी दी है ना, ये मोलरिटी गिवन है H2SO4 की, तो नॉर्मलिटी निकालेंगे हम लोग। नॉर्मलिटी का डबल हो जाएगा, आपको मालूम है नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इक्वल टू होता है एनडेस फैक्टर। एनडेस कितना है H2SO4 के लिए 2, एनडेस मतलब बैलेंसिंग फैक्टर है ना, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना 2 है, तो जितनी मोलरिटी नॉर्मलिटी निकालना है तो 2 इंटू मोलरिटी है ना, तो नॉर्मलिटी को डबल कर देंगे, मोलरिटी को डबल कर देंगे तो नॉर्मलिटी निकल आएगा, तो 1.5 इंटू 2 एंड 3.0 इंटू 100 ml है ना, माइनस क्योंकि बेस है ये NH, तो ये नॉर्मलिटी 2 इंटू 100 देख रहे हैं आप, अपॉन 500 है, यहाँ से अपॉन के गया 500, और ये जो 500 हटा दीजिए यहाँ से ना, 500 नीचे ले आए, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो, ये कैंसिल है ना। देखिए नेक्स्ट क्या बच रहा है, 2 प्लस 2 4 4 3 कितना 7 माइनस 2 यानी 5, 7 माइनस 2 5 आएगा, 5 बाई 5 कितना होगा 1.0 है। देखिए यहां से क्या दिख नहीं रहा, देखिए हाँ 1, देखिए ये जो है ये माइनस हो जाएगा, देखिए बेस है ना, तो माइनस n, देखिए यहां से जो है ना माइनस N4 V4, ठीक है ना, जो माइनस हो गया तो यहां से आप देखिए 2 1 2 प्लस 2 1 2 कितना हो गया 4, और 4 और 3 क्या होगा 7। ये देखिए मोलरिटी दी है, मोलरिटी, तो मोलरिटी को आप नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करेंगे ना, मोलरिटी को किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मलिटी में। कोई दिक्कत इस जगह आ रहा है, मिस्टी देखिए आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा चेक करना, ये क्या हो गया भाई वीडियो यहाँ से ऐसा क्यों घूम गया, देखते हैं, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर क्या है